वंदे गुजरात। नमस्कार, जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल के सभी सीमा चौकियों, मुख्यालयों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से देख रहे सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों का मैं मुख्य आरक्षक रेडियो ऑपरेटर प्रभात सिंह, सीमांत मुख्यालय गुजरात, गांधीनगर विशाख स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की विशेष चर्चा का विषय है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। और इस चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है SIRM देवा कुमार के फ्रंटियर हेडक्वार्टर गुजरात, तो जो आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और आज की इस चर्चा के दौरान अगर आप लोगों को कोई संशय होता है तो दिए गए टेलीफोन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी संशय को दूर कर सकते हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि इस विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी दें। प्लीज़। गुड मॉर्निंग। आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अभी ये हमारा सब्जेक्ट में ये कहा गया कि हम साइबर क्राइम के बारे में और साइबर फ्रॉड के बारे में ये मेन, तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है। तो कोई भी क्राइम जो है 90% इंसान से अनजाने में ही होता है। अगर कोई आदमी अगर जान के करता है तो बहुत कम ही आदमी है जो जान के गलती करता है। तो हमारे में से भी 90% आदमी जो है साइबर वर्ल्ड में जो है क्राइम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता हम जो कार्रवाई कर रहा है वो क्राइम है या नहीं है। तो पहले हम अपने आप को इस साइबर क्राइम से बचाने के लिए थोड़ा सा जानकारी हमें ये साइबर वर्ल्ड और साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें पहले होना ज़रूरी है। हम कोई गाड़ी खरीदता है तब भी जो है ख़रीदने से पहले उसका पूरा जो है फ्यूचर देखता है कि ख़रीदने के बाद पछताना ना पड़े। लेकिन हम जब इंटरनेट जैसे एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में जाने से पहले उसका बेसिक जानकारी भी हम नहीं लेते हैं। इस वजह से क्या है कि कई गलतियां हमारे से अनजाने में हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज का इस सेक्शन में हम साइबर वर्ड से हम क्या समझते हैं, पहले हम ये समझेंगे कि साइबर वर्ड से हम क्या समझते हैं। साइबर वर्ड्स हम क्या क्या इस सब्जेक्ट का आज का हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा साइबर वर्ड क्या है। तो हमने साइबर से रिलेटेड कई वर्ड सुना होगा, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर ब्यूरो। लेकिन ये साइबर हम ये समझ रहा होगा कि बहुत बड़ा चीज़ है साइबर हम इतना ही समझना चाहिए कि हमारा जो रूटीन वर्क है, इंसान जो है आज के दिन में 100% काम ही समझ लो, 100% काम जो है इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे ही करता है। तो वो उस कंप्यूटर से रिलेटेड हम काम करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और हमारा जो जानकारी है और हमारा आइडिया है, वो आइडिया हम आजकल कंप्यूटर का थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। मेरा कोई इन्वेंशन है, कोई डेवलपमेंट है, सब कुछ जो है मैं आजकल कंप्यूटर का थ्रू ही कर रहा है। तो वो जो कंप्यूटर का थ्रू जो भी कार्रवाई हम करते हैं उसको साइबर रिलेटेड काम बोलते हैं। तो कंप्यूटर का रिलेटेड जो भी काम हम कर रहे हैं, तो पहले हम अभी भी बोला कि कोई भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, कोई भी एक आपका संस्था है, तो वो एस्टैब्लिश होने से पहले वो खुद का सिक्योरिटी पहले देखता है, पहले वो सिक्योरिटी मेजर्स देखता है। हमने कई जगह देखा होगा कि कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो, पहले वो अपना सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करता है। वो एक ज़रूरत है वो। तो हम साइबर वर्ल्ड में भी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड काम जब कर रहे हैं जाओगे तो उसके लिए भी
हम पहले एक सिक्योरिटी मेजर का जो है ध्यान रखता है। तो हमें साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत तभी पड़ता है जिस काम में कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर का सहारा से करोगे तो उस डाटा या उस इंफॉर्मेशन मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी मेरा परमिशन का बिना कोई चोरी ना करे। वो चोरी ना करने के लिए मैं कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाता है। तो आप वो है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेट का मीनिंग ये है। अभी हम ये कई बार सुना है कि साइबर सिक्योरिटी सुना है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं क्या क्या करना है इसके बारे में कभी भी हमें अवेयरनेस नहीं होता है। यह साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस तभी आएगा जब किस किस फील्ड में हम गलत रास्ते में जा सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी है, तो तभी हम कर सकता है कि उसका प्रोटेक्शन, जिस फील्ड में हमारा कमजोरी है और जिस फील्ड में हमारा डाटा लीक हो सकता है, वो चीज़ हम अगर जान गया तो हम उसका प्रिकॉशन ले सकता है। तो हम शुरू में और उसके बाद हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ साइबर फील्ड अराउंड अस। तो हम ये समझाना है कि हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे, ये साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो इसका एक बेसिक नॉलेज हम आज शेयर करेंगे। उसमें साइबर एक वर्ड आ गया था, साइबर। पहले हमें ये जानना है कि साइबर वर्ड का मीनिंग क्या है। तो पहले हम बताया कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम हम कर रहे हैं, मेरा आइडिया हो, मेरा इन्वेंशन हो, मेरा जो कोई भी कार्रवाई मैं कंप्यूटर रिलेटेड से करता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो मेरा कंप्यूटर के अंदर है और मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे उसको मेरा कंप्यूटर में रखा हुआ है, तो इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कंप्यूटर और उसका इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको हम साइबर रिलेटेड मैटर कहेंगे। साइबर वर्ड का मीनिंग ये समझता है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि उस साइबर का सिक्योरिटी कैसे करना है। उस साइबर का सिक्योरिटी है उस कंप्यूटर में हमने जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन या मैंने जो इन्वेंशन किया उसका जो इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल फॉर्म में जो ले रखा है उसको मैं सिक्योर भी रखना है। अगर मेरा बिना परमिशन का अगर कोई वो ले गया तो फिर मेरा मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उसको सिक्योर है, उस इन्फॉर्मेशन को हम सिक्योर करना है। और अभी आप जनरली ये जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोलने से पहले हम देखो ये कुछ बहुत बड़ा कंपनियां हैं। हमने जो है ना 90% आदमी ये सुना होगा, ये जो कंपनियों का नाम जो लिखा है वो बहुत बड़ा कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला कंपनी है। तो समझना चाहिए जब कंप्यूटर वर्ल्ड को वो ये माइक्रोसॉफ्ट चला रहे तो वो अपने आप को जो है सिक्योरिटी के लिए कितना जो है सिक्योरिटी मेजर्स वो ध्यान दिया होगा, फिर भी उनका डाटा लीक हुआ है। तो ये जो लिस्ट जो दिखा रहा है वो है ये मेजर जो कंपनीज है जिसका डाटा लीक हुआ है रिसेंटली। तो हम ये जो माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल, जस्टडायल, सोनी, लेनोवो, याहू, IRCTC, मैकडोनल्ड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सभी में ये इतने में से कम 4-5 तो डेली हम इस्तेमाल करने वाला साइट्स है। जब इतना बड़ा कंपनी का जो साइट को अगर किसी ने जो है हैक कर सकता है या उनका डाटा लीक कर सकता है, तो हमारा जैसा ही एक अनजान आदमी जो इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल या एक कंप्यूटर, उसको बड़ा आसानी से जो है जो हैकर्स है वो हैक कर सकता है। तो साइबर क्राइम क्या है इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। और कंप्यूटर इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर का जरिए से जो भी क्राइम अगर इंसान करे, कंप्यूटर खुद कभी भी जो है क्राइम नहीं करता, क्राइम हम इंसान ही करता है। तो उसका कई तरीका है, मतलब क्राइम करने का कई तरीका है, उनका इरादा भी कई होता है। या तो
एक बहुत बड़ा कंपनी है, उस बहुत बड़ा कंपनी का जो पूरा डाटा जो उनका एक सर्वर में रहता है, उनका डाटाबेस को क्रैश करे, या फिर उनमें से जो है बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको लीक करे, या एक मार्केट में बहुत बड़ा जो इम्प्रूविंग कंपनी है उसको फेल कराना है, उनका सिस्टम फेल करे। ऐसे कई उनका मोटो होता है कि इरादा उनका इस तरीके, तो उस तरीके से वो जो नेटवर्क या उस कंप्यूटर या उस सर्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कई तरीका अडॉप्ट करता है। तो वो कई प्रोग्राम्स होता है, मिलिशियस प्रोग्राम जो बोल रहा है वो है जो ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल वे में काम करने के लिए उस कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरा इंटेंशन गलत है तो मैं ऐसे एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके उस कंप्यूटर में या उस नेटवर्क में डालूंगा कि उसको डिस्टर्ब करे या डिस्ट्रैक्ट करे। तो अभी है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर इस्तेमाल करके, आप खुद कंप्यूटर को इस्तेमाल करके डेस्टिनेशन में, दूर में एक कंप्यूटर रखा हुआ है या नेटवर्क है या एक सर्वर है, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर को या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अभी ये कौन ये साइबर क्राइम का विक्टिम कौन होता है? तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला, या कंप्यूटर आज के दिन में हम कंप्यूटर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आप हर आदमी का हाथ में आजकल मोबाइल है। तो आप मोबाइल को एक कंप्यूटर ही समझ के चलो। जो मोबाइल कंप्यूटर के अंदर जो फैसिलिटियां हैं वो आज के दिन में जो एंड्रॉयड मोबाइल्स है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये समझना कि कंप्यूटर के बारे में बोल रहा है तो मेरा मोबाइल में ये इफेक्टिव नहीं है, ये नहीं सोचना। जो कंप्यूटर के बारे में जो थ्रेट्स अभी बता रहे, जो कोर्स अभी बताएगा, जो आप डेंजरस फील्ड्स है वो आपका मोबाइल में भी इफेक्टिव है। तो जो मोबाइल जो इंटरनेट से कनेक्टेड एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है वो भी इसमें इफ़ेक्टिव है, वो भी इसका एक विक्टिम हो सकता है। और कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है जिसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन है वो भी विक्टिम हो सकता है। और बड़े बड़े कंपनियों में सर्वर्स इस्तेमाल करता है और उस सर्वर भी जो है इसका विक्टिम हो सकता है। अभी हम ये समझेंगे कि ये अटैकर्स कौन है, ये साइबर अटैकर्स कौन है। हम ये समझता होगा कि जैसे ये मिलिटेंट है, बंदूक लेके खड़ा है और सामने जो है आने वालों को एक को मार रहा है। लेकिन अटैकर्स जो है, ये जो एनालिसिस जो करता है उसमें 71% अटैकर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का अंदर ही है। मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में बैठ के काम करने वाला, पालन करने वाला कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन से हम काम करें तो कभी ऐसे हमारे से जो है गलती हो नहीं सकता। लेकिन 71% आदमी जो है कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करेगा नहीं। और मैं कोई भी एक एम्प्लॉई है उसको उस कंप्यूटर के बारे में जानता है, उस कंप्यूटर का डाटा के बारे में जानता है और उस एस्टेब्लिशमेंट का सारे डाटा के बारे में जानता है। तो मैं अगर उधर से चले जाता हूँ तो जनरली आदमी क्या करता है कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का एक बैकअप लेके चलता हूँ। वो एक बहुत बड़ा गलती है। हो सकता है कि आप वो डाटा लेके बाहर जा रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत पड़ा, आप कोई पब्लिक प्लेस में या जैसे इंटरनेट कैफ़े हो गया, इस टाइप का कोई प्लेस में आपको वो पेन ड्राइव या वो जो रिमूवेबल मीडिया इस्तेमाल करना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है। तो अभी कई बार ऐसे होता है कि हम जानबूझ के नहीं करता है, गलती से हो जाता है। गलती से हमारे से जो ये कंप्यूटर से काम करते करते हमारे से गलती से भी कई बार जो है कई गलत कार्रवाई भी हो जाता है। उसमें
मैं अगर मेरा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, किसी दोस्त ने बोला एक यार नया एप्लीकेशन आ गया, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप वर्ड फाइल को जो है एक्सेल में आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। तो मेरा ऑफिशियल कंप्यूटर है, उसमें इंटरनेट है, मैंने जो है उसका कहने के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर लिया। जस्ट जो है एक ट्रायल बेसिस पे है, मेरा काम कम करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो जो सॉफ्टवेयर है वो कितना जेन्युइन है और कितना सही है। मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया। उस सॉफ्टवेयर का बैक एंड में क्या क्या है और उससे क्या क्या नुकसान है वो मुझे नहीं पता। वो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो अनजाने में कर रहे हो। तीसरा भी ये है कि आपने ये बोला कि जितना भी जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर, तीसरा का जो बोल रहे हैं, तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको बोला कि यार ये बहुत बढ़िया है, इसको इस्तेमाल करके देखो, हम जस्ट जो है उसको एक ट्रायल बेसिस पे जो है उसको इस्तेमाल करता है। अभी खुद का कोई फ़ायदे के लिए, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि एक वर्ड फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, कि अगर मेरे को टाइप करना है उतना टाइम बचाने का या खुद का एक एक्सपीरियंस के लिए, मतलब थोड़ा टाइम बच जाएगा, मेरा काम कम हो जाएगा करके मैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। वो भी एक हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है बहुत मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो, उस एप्लीकेशन का पीछे कई जो है हमारा वीक पॉइंट्स हो, वो हमें नहीं पता चलता है। अभी इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैलिशियस अटैक फ्रॉम डिसग्रंटल्ड पीपल। मतलब डिसग्रंटल्ड मतलब क्या है कि आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका काम जो है आपका जो सीनियर्स है उनको अच्छा नहीं लगा और उसके बाद आपको उस ऑफिस से हटाया गया, या फिर आपको जो है ऑफिस में या कंप्यूटर में काम करने से ही मना कर दी। उस टाइम पर उस मेंटालिटी में हम जो कार्रवाई करता है, वो जो नेगेटिव सोच से हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी एक साइबर क्राइम में ही आता है। अभी बाहर से कोई आता है, अभी मैं जिस डेस्क में बैठा हूँ या मैं जिस कंप्यूटर में बैठा हूँ, मेरा एक दोस्त आ गया, तो उसको मेरा कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन देना है, उनका पेन ड्राइव में दे रहे हैं हम, लेकिन हमें ये नहीं पता उस बंदे का पेन ड्राइव में मैंने अपना कंप्यूटर खोल के दे दिया, बोला ये गाना देना था उनको, कुछ गाना सॉन्ग्स, लेकिन मैं कंप्यूटर खोल के दे दिया, पेन ड्राइव भी दे दिया, बोला तू ले लेना, ये गाना ले लेना, मैं निकल रहा हूँ। और 5 मिनट बाहर जाके आएगा तो अब ये नहीं पता कि उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपना पेन ड्राइव में ले गया। ये भी, इसको भी एक अटैक ही समझना चाहिए कि हमारा इन्फॉर्मेशन उधर लीक हो गया, इसको भी एक अटैक ही समझना चाहिए। अभी आप ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये बता रहे किस किस फील्ड में कितना परसेंटेज जो है ये साइबर अटैक होता है डेली। मतलब डेली के हिसाब से अगर देखें तो किस किस फील्ड में कितना कितना परसेंटेज जो है साइबर अटैक होता है। अभी फिनेंशियल फ्रॉड आप लोग सुना होगा, जैसे मेरा अकाउंट से पैसा ख़त्म हो गया, मेरा अकाउंट से पैसा जो है किसी ने चोरी कर ली, किसी ने मेरे को रिंग करके आ गया कि बोला कि आपको 10,000 पाउंड जो है लॉटरी लग गया, आप 25,000 रुपया जमा कर दो। इस टाइप का जो फ्रॉडगिरी है वो 11% चलता है पूरा वर्ल्ड में, 11%। उसका नीचे जो है सबोटेज ऑफ डाटा ऑब्लिक नेटवर्क। ये क्या है कि कोई भी एक नेटवर्क को तोड़फोड़ करना या कोई डिस्टर्ब करना, मतलब ख़त्म करना, या फिर एक बहुत बड़ा सर्वर है जैसे याहू का सर्वर, गूगल का सर्वर, उस सर्वर को जो है नष्ट करना या एक नेटवर्क को जो है फेल करवाना, उस टाइप का फ्रॉडगिरी जो है 17% चलता है, मतलब परसेंटेज में बहुत कम चलता है। अभी थेफ्ट ऑफ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, आपका खुद का जो है कोई आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपसे खुद से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, वो 20% चलता है। और सिस्टम प्रेजेंटेशन फ्रॉम द आउटसाइड, सिस्टम पेनिट्रेशन मतलब मेरा एक कंप्यूटर है, मेरा एक कंप्यूटर के अंदर बिना परमिशन का कोई दूसरा आदमी मेरा फुल कंप्यूटर को असेस करने का परमिशन दिया देता है। मैं अगर गलती से मेरा कंप्यूटर को फुल असेस वो ले लेता है,
वो है बाहर से कोई आदमी मेरा कंप्यूटर के अंदर घुस जाना, वो 25% चलता है। और एक है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस में आपने कभी देखा होगा कि आपका कंप्यूटर, कभी आप गूगल क्रोम खोल के SBI का साइट खोलने लग जाता तो वो नॉट रीचेबल बताता है। सेम टाइम आप जीमेल खोल के देखो तो जीमेल खुल जाता है। ये है आपको जो एक पर्टिकुलर सर्विसेज है, कई सर्विसेज जो है आपका कंप्यूटर को थ्रू पर्टिकुलर सर्विसेज जो है बंद हो जाता है। अभी अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय इनसाइडर्स, आप देखिए इसको लाल कलर में दिया और 71% है अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय इनसाइडर्स। एक ही ऑफिस के अंदर काम करने वाला है, अलग अलग डिपार्टमेंट भी हो, तो मेरा कंप्यूटर के अंदर मेरा बिना परमिशन का दूसरा सेक्शन से आदमी आके उस कंप्यूटर पे काम करना, या मेरा जो डाटा जो लेआउट किया हुआ उसको डिस्टर्ब करना, या मेरे से बिना परमिशन का मेरा कोई डाटा लेके जाना, इस टाइप का कार्रवाई जो है 71% चलता है। इसको हम नॉर्मली जो है एक सिंपल वे में देखता है, लेकिन वो सिंपल वे नहीं है, वो भी एक साइबर क्राइम ही है। इस टाइप का जो कार्रवाई है इसको भी साइबर क्राइम ही माना जाता है। और अभी एक मेरा कंप्यूटर में अगर इंटरनेट का कनेक्टिविटी मैं दे रखा हूँ तो मैं उसको सही इस्तेमाल करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं उस कनेक्टिविटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, या मैं अनजान साइटों में जाना, गलत साइटों में जाना, ये सब इसमें आता है। इस टाइप का जो क्राइम है वो 79% होता है, और 85% जो है वायरस होता है। अभी वायरस आप लोग सुने होंगे, वायरस वो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या आपका मोबाइल के अंदर हमारा ज़रूरत के अलावा कोई एडिशनल काम करते जाता है, मेरा रिक्वायरमेंट का मुताबिक नहीं। मैं अगर व्हाट्सअप खोलना चाहोगे तो मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ, वो मेरा रिक्वायरमेंट था, मैं व्हाट्सअप में क्लिक करेगा तभी वो खुलेगा। लेकिन कई आप ये जो वायरस है वो ऐसे कार्रवाई करता है कि मेरा मोबाइल ऑन होने के बाद हमारा स्क्रीन में सामने नहीं आएगा, उसका बैक एंड में कई एप्लीकेशन जो है बेमतलब से चलाते रहेगा। ये जो वायरस है इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है उसको वायरस कहते हैं। उस टाइप का जो अटैक है वो 85% होता है। अभी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में हम 3 पार्ट को जो है बताया। टाइप ऑफ साइबर क्राइम में ये जो हमने पहले डिस्कस किया ये सारे आता है, जैसे वायरस, वॉर्म, फिशिंग, ये सारे जो है उसमें आता है। लेकिन उसमें से मेन 3 चीज़ के बारे में जो नॉर्मली हम सुन रहे हैं, मतलब हमारा डेली लाइफ में हम जो सामने कर रहे हैं उसका 3 चीज़ और इम्पोर्टेंट 3 मैटर के बारे में आज हम इधर डिस्कस करेंगे। अभी उसमें ये बोला कि साइबर क्राइम, अभी साइबर टेररिज्म का बारे में बताएंगे। साइबर क्राइम के अंदर साइबर टेररिज्म, साइबर कंप्यूटर से आदमी एक टेररिस्ट अटैक कैसे करते हैं, कैसे कर पाएंगे। तो हम ये सोचते होंगे कि हथियारों से, सिर्फ हथियारों से ही जो है कोई अटैक कर सकता है, नहीं। हथियार से भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आजकल जो है हमारा डेली रूटीन लाइफ पूरा ही कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। इस कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है तो हमारा कोई भी एक सर्विस जो है डिले हो जाता है, सर्विस अगर बंद हो जाता है तो एक आदमी का पूरा दिन में आधा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो हेल्पलेस, आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़ है हमारा नेशनल सिक्योरिटी से अगर रिलेटेड अगर बात करें तो सारे जो है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। तो डिजिटलाइज होने का वजह से कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड जो जॉब है वो ज़्यादा ही हुआ है पहले से। जो है ना 90% जो है कंप्यूटर से ही रिलेटेड काम हो रहे हैं अभी। तो ये जो साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिस्ट जो साइबर का बारे में जो जानता है वो आदमी एक क्रिमिनल मेंटालिटी से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एक कंपनी
उनका जो है सारा डाटा और उनका सारे सिस्टम को फेल कराने का जो एफिशिएंसी जो रखता है, उसको हम साइबर टेररिज्म कहता है। उससे क्या है कि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो डिस्ट्रॉय करने से आगे क्या होगा, आजकल जो है हमने सारे डिजिटलाइज हो चुका है, अचानक जो है एक झटके में हमारा सारे सिस्टम मैनुअल प्रोसेस में आ जाएंगे। तो उसमें 90% हमारे एफिशिएंसी पे जो इफेक्ट करता है। तो ये इस टाइप का है। और ये करता कौन है, बहुत बड़े, हम ये सोचता है कि साइबर टेररिस्ट जो है, जैसे हम फिजिकली जो टेररिस्टों को देखते हैं उस हिसाब से नहीं है। ये बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत ही जो टेक्नोलॉजी में बहुत हाईफाई नॉलेज रखने वाला होता है, लेकिन उनका नॉलेज वो गलत इंटेंशन से इस्तेमाल करता है। अभी साइबर टेररिज्म के बाद में हमने ये बोला, ये मेन इसलिए रखा ह्यूमन एरर। तो हमारा सब्जेक्ट आज का ये है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं साइबर अटैक से या साइबर क्राइम से, अपने आप को कैसे बचाएं। उसमें हमें मेनली ध्यान रखना है कि ह्यूमन एरर क्या क्या होता है, इंसान से क्या क्या गलती हो रहा है, उस गलती की वजह से ये अटैक, मतलब हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसमें क्या है कि एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटली हो जाता है। आपके पास मेल आ गया, आप 10 मेल चेक करना था, उसमें गलती से आपने एक एक मेल ओपन करते करते थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गया, एक लिंक पे क्लिक हो गया। आप ये नहीं चाह रहा था कि उस पर क्लिक करना है, लेकिन आपका स्पीड का वजह से उस लिंक में भी क्लिक हो गया। वो लिंक कोई आपका कंप्यूटर पे एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का लिंक था, आपने क्लिक कर दिया, आगे बढ़ गया, आपको नहीं पता चला और आपका कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। बाकी कार्रवाई वो खुद ही करता है, हमें नहीं पता चलता है। दूसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से आप ये देखना कि आपका कंप्यूटर में या मोबाइल में आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, तो हमारा कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, जो कंपनी आपको मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है या मोबाइल आपको मार्केट में ला रहा है, वो उसका सॉफ्टवेयर का साथ में अपना सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा हुआ है। नॉर्मली उस सिक्योरिटी मेशर को अगर हम ओवरकम करना है, अगर हम उसको जंप मारना है, तो कंपनी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपसे ही यस करवाएंगे। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, मेरा कंपनी से एक मोबाइल मिल गया, बढ़िया मोबाइल, नया मोबाइल है, मैं काफ़ी दिन उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद एक दिन में जैसे उसमें एक एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड किया, इंस्टॉल करने लगा, तो उसमें एक छोटा सा एक पॉपअप लिख के आ गया कि ये जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये आपका सिस्टम को हार्मफुल है, क्या अभी भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो? तो 99% आदमी वो जो पॉपअप आ रहा है उसको पढ़ता नहीं है, हम सीधा उस पर यस मार देता है। हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उसमें 3 बटन होता है, नीचे नेक्स्ट, बीच बीच में यस आएगा और फिनिश आएगा। तो हम उसमें से 2 ही बटन देखते हैं, ये जो 3 बटन का बारे में ध्यान रखता है। हमें किसी ने बताया ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट 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 मारते रहना, बीच में यस पूछता तो यस कर देना और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देना। तो हम वही कार्रवाई करता है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ता है कि उसका बीच में यस वाला ऑप्शन में उन्होंने क्या वार्निंग दिया था। इसको इग्नोरेंस कहता है कि वो हम सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। अभी तीसरा मैटर बोल रहा है कि वर्कलोड। आपके पास जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो आदमी, इंसान, जो ह्यूमन एरर के बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे वर्कलोड ज़्यादा होता है तो आप क्या करेंगे, आपको बताया कि आधा घंटे के अंदर कोई भी एक कार्रवाई, एक टास्क दे दिया, आधा घंटे के अंदर आपको पूरा करना है। आप क्या करेंगे उस टाइम, ये नहीं देखेंगे कि मेरा कंप्यूटर से इंटरनेट में जाके मैं कौन सा साइट पे सर्च करना है, कौन सा सही साइट है, कौन सा गलत साइट है। उस टाइम मेरा दिमाग में वो कुछ भी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, गूगल में गया, सीधा मेरा मैटर टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं उससे रिलेटेड जो भी लिंक आ रहा है उस सब में क्लिक करेंगे।
तो सब में क्लिक करने के बाद कभी कभी एक सॉफ्टवेयर टाइप का, एक इंस्टॉलेशन टाइप का भी आएगा कि अगर इसको डाउनलोड करना है तो इसको इंस्टॉल कर दो। तो उस टाइम हमारा दिमाग में क्या है कि किसी भी तरीके से मेरा ये समस्या को दूर करना है, मतलब ये टास्क कंप्लीट करना है। हम कोशिश करेंगे कि उधर इंस्टॉल कर दिया मैंने, ये ध्यान नहीं दिया कि वो सॉफ्टवेयर में 4 बार वार्निंग बोला था कि ये डेंजर हार्मफुल है आपका कंप्यूटर के लिए, लेकिन हम ध्यान नहीं दिया। उसके बाद है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी का मतलब है मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ, मेरा एक सीनियर भी बगल में बैठा है, तो मेरा काम में हो सकता है कि कई बार गलती हो गया तो हो सकता है कि उन्होंने जो है आपको वो गलती सुधारने के लिए सलाह दिया और आपको अच्छा नहीं लगा। तो उस टाइम पर वो जो नेगेटिव सोच जो हमारा दिमाग में आता है, उससे हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, या तो आप उस डाटा को डिलीट कर दो, या तो जिस जगह पर उसको रखा हुआ है उसको हटा के दूसरा एक हिडन फोल्डर में डाल दो, या कोई इतना आसानी से ना मिलने वाला कोई जगह पर कंप्यूटर में डाल दो। ये सब जो डिसऑनेस्टी का वजह से जो हमारे से गलती होता है वो है। अभी है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन है जैसे मैं फेसबुक में एक अकाउंट जो है जनरेट किया, उस फेसबुक अकाउंट में मेरा मेल आईडी, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा पूरा नाम, मेरा नॉर्मली आदमी जो एक फेसबुक का अकाउंट खोलता तो ये 3-4 चीज़ें एक्यूरेट देता है। क्योंकि शुरू में जब फेसबुक जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पर किसी आदमी को ये नहीं पता था कि फेसबुक के थ्रू इतना ज़्यादा फ्रॉड चल सकता है। आदमी ये सोच रहा था कि एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया, ये एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया है और यूज़र को बहुत आसानी से जो समझने लायक जो है एक सोशल मीडिया है। तो उसमें क्या है कि अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पर तकरीबन हर आदमी जो है उसमें सही इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। तो आपका अकाउंट में अगर मेरा अकाउंट में मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजा, उसने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, तो मेरा जो प्रोफाइल है वो देख पाएंगे। उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ भी आएगा, मैं किस स्कूल में पढ़ा था, किस कॉलेज में पढ़ा था, मेरा क्या क्या इंटरेस्ट है, मैं कितना पढ़ा है, ये सब कुछ डिटेल्स उसमें मिल जाता है। तो कोई आदमी इतना डिटेल्स अगर उनको मिल गया तो मेरा नाम से और एक अकाउंट बनाने में क्या परेशानी है। सिर्फ उन्होंने मेल आईडी ही तो चेंज करना है या अपना मोबाइल नंबर ही तो चेंज करना है, बाकी मेरा फ़ोटो लगा दो, मेरा नाम लगा दो, डेट ऑफ बर्थ लगा दो। तीसरा है, इससे पहले ही जो है हमने बोला, ये जो एम्प्लॉई जो है कभी कभी एम्प्लॉइज़ का जो है जो नेगेटिव एटीट्यूड, और एक फैक्टर आ गया स्नूप्स और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स के बारे में हमने पहले बताया था कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स के बारे में बोलने से वो साइबर अटैक्स से रिलेटेड है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, तो हमने ये बोला कि कभी कभी जो है हम एक इम्पोर्टेंट साइट को, हमारा रूटीन यूज़ में आता है, जो साइट में हम डेली जाता है, उसमें हम हो सकता है कि वो एक ट्रांसैक्शन के लिए एक बैंक का आईडी हो, बैंक का साइट में जाता है, मेरा आईडी खोल के मैं कुछ ट्रांसैक्शन डेली करता हूँ। तो एक दिन अचानक मैं उस कंप्यूटर खोल रहा हूँ, वो साइट में जाना चाहा तो मेरे को वो साइट नहीं खुलता है, साइट नहीं खुल रहा है। और मैं क्या करता हूँ कि मेरा इंटरनेट देख रहा हूँ, इंटरनेट चल रहा है, दूसरा कोई साइट चला के देख रहा हूँ, वो सारे साइट चल रहा है, सिर्फ ये साइट नहीं चल रहा है। तो आप ये समझना चाहिए कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई इसमें कोशिश कर रहा है, इस कंप्यूटर में, इस नेटवर्क में। आपका कंप्यूटर का कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुका है। अभी हम नॉर्मली करता है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स जो है, हमने कई ये जो साइबर क्राइम का अवेयरनेस का बारे में बोलता तो यही बोलता है कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन टोटली जो है सोशल मीडिया में शेयर नहीं करना चाहिए, और आपका फ़ोटोज़
कई गलत लोकेशन, मतलब कोई इम्पोर्टेंट लोकेशन को, कई आपने ये देखा होगा कोई भी सेंसिटिव प्लेस है उधर एक पोस्टर एक चिपकाया हुआ होता है कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड करके कोई भी सेंसिटिव जगह है उधर लिखा हुआ होता है। उसका पीछे का कारण हम कभी सोचा नहीं होगा। उसका पीछे का कारण यही है, उस लोकेशन अगर सेंसिटिव है तो उस लोकेशन का फ़ोटो या उधर पहुंचने का तरीका और उसका बनावटी और उसका उस लोकेशन का वीक पॉइंट्स किसी गलत आदमी का हाथ में ना पड़े। अभी हम पहले बताया कि साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत क्या है। हमें ज़रूरत इतना ही है, जो हम कंप्यूटर में काम कर रहा है, मेरा कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, मैं जो इन्फॉर्मेशन जो इसमें रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, इसको सेफ रखना है। मेरा कंप्यूटर के अंदर का इन्फॉर्मेशन कोई चोरी नहीं करना है। मेरा कंप्यूटर के अंदर का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कोई आदमी चोरी करके मेरा गलत इस्तेमाल नहीं करना है। और मेरा कंप्यूटर को ख़राब करने लायक जो वायरस, वर्म्स, इस टाइप का जो है कोई भी चीज़ मेरा कंप्यूटर के अंदर नहीं आना है। उसके लिए जो मैं सिक्योरिटी मैसेज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम ये सब सिक्योर करने के लिए तो साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत है। अभी अब वायरस एंड वर्म्स के बारे में बताया कि हमने ये बोला टाइप ऑफ अटैक्स में 3 बताया था। तो उसमें 3 इसलिए मेंशन किया हुआ था कि हमने डेली हम जितना ये साइबर नाम का नाम सुना होगा, तब से हम सुनता है वायरस, वर्म्स, इस टाइप का नाम। तो वायरसेस ये नाम ही इस टाइप का लिखा हुआ है। वो अगर एक सॉफ्टवेयर, ये सब एक जिंदा वायरस नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि वायरस, वो वायरस नहीं है जैसे कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस, इसको वायरस नाम देने का कारण है, अगर उसमें से एक भी अगर हमारे शरीर में, कोरोना वायरस का ही देखो, उस कोरोना वायरस का एक भी अगर हमारा शरीर के अंदर आ गया तो वो बहुत जल्दी जो है वो बढ़ जाता है। शरीर के अंदर ही जो है ना वो अपने आप को बढ़ाता है। एक पहुंच गया तो आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर वो लाखों में, हज़ारों में, लाखों में पहुंच जाता है। तो सेम चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर जो गलत इस्तेमाल के लिए या गलत काम के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल जो हम बनाया है, वो अगर गलती से मेरा कंप्यूटर में आ गया तो वो अपने आप बढ़ते जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा और मेरा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसको बढ़ाने का, उसको इंस्टॉल करने का, और गलती से आ जाता है। जैसे पेन ड्राइव लगाया, सीडी लगाया, वो कोई मैं कंप्यूटर काम करते करते कोई मेल में क्लिक किया, उसका कोई लिंक पे क्लिक किया, इस तरीके से ही होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। अगर वो वायरस क्लिक करते ही वो वायरस हमारा क्लिक करने का मतलब है, ये जो वायरस बनाता है उनका काम है कि वो जो वायरस का सॉफ्टवेयर बनाने के बाद वो एक कमांड दे रहे कि अगर इसमें क्लिक कर लिया तो वो तो इंस्टॉल हो जाना उस कंप्यूटर में। तो क्लिक करने का मतलब है आप उसको परमिशन दे रहे हैं इंस्टॉल होने के लिए। जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन आप क्लिक करने का मतलब है कि हम उसको परमिशन दे रहे हैं मेरा कंप्यूटर में आने के लिए। अगर उसमें से एक आ गया तो अपने आप बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर के अंदर जो हमारा मेमोरी डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर जो है पूरा जगह घेर लेगा, करके जो है ना उसको क्रैश कर देगा। और हमारा इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक सिक्योरिटी सूट। सिक्योरिटी सूट में हम सुना होंगे जो एंटीवायरस है, और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का साथ भी एक है आपका एक फायरवॉल, उसका सॉफ्टवेयर के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदर भी है, वो भी एक सिक्योरिटी सूट है। और एक विंडो डिफेंडर है, वो भी एक सिक्योरिटी सूट है। और तीसरा एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम 90% आदमी, 99% आदमी एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। उसके अंदर का सबसे बड़ा सूट क्या है कि आप उसमें सेटिंग खुलता तो उसके अंदर एक अपडेट आता है, अपडेट्स आर अवेलेबल। उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जब भी उसमें अवेलेबल है आप उसको अपडेट करके छोड़ दो। वो आपका आपका मोबाइल को सिक्योर रखने का एक बहुत बड़ा एक तरीका है। अभी
जनरली हम सुनते हैं हैकर्स, तो हम थोड़ा बहुत समझना चाहिए हैकर्स क्या है। तो हमारा कंप्यूटर को ब्रेक करके, हमारा कंप्यूटर का जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रेक करके अंदर जाना, हमारा जितना भी कंट्रोल सिस्टम को, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को अगर काबू में कर देता है, उनको हैकर्स कहता है। हैकिंग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसके लिए जो है कुछ कार्रवाई कर सकता है कि हमारा कंप्यूटर कोई हैक ना करे। जब तक हमारा कंप्यूटर के अंदर नहीं आएगा कोई, तब तक हमारा कोई डाटा चोरी नहीं हो सकता। तो हमारा कंप्यूटर के अंदर आने के लिए हम शुरू में एक पासवर्ड देता है, वो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाए। ये है पासवर्ड क्रैकिंग का मेन प्रॉब्लम, जो पासवर्ड क्रैकिंग का है। हम ये बताएं कि एक कंप्यूटर के अंदर आके कोई भी एक गलत कार्रवाई करने के लिए पहले कंप्यूटर के अंदर आना चाहिए। अंदर आने के लिए अगर जिस कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से क्या मतलब है कि इसमें ये नीचे बताया हुआ गूगल ने जो है एक लिस्ट, कॉमन लिस्ट जो है रिलीज़ किया था कि बहुत ज़्यादा आदमी जो है ये कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल करता है। मतलब मैं एक नेट बैंकिंग में मेरा यूज़र आईडी के नीचे पासवर्ड दे रहा है, वो पासवर्ड इतना कॉमन होगा कि जैसे PASSWORD पासवर्ड ही दे दिया, या मेरा नाम का आगे मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर दे दिया, और मेरा नाम का आगे मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ का ईयर दे दिया। ये सब कॉमन, एक मतलब कोई भी आम आदमी 2-3 बार अगर ट्राई करे तो आपका पासवर्ड वो जान सकता है। तो इस टाइप का नहीं। अभी आप अगर पासवर्ड बनाता है तो अल्फ़ाबेट्स भी होना चाहिए, उसमें डिजिट्स भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। एग्जाम्पल है, जैसे हम जनरली पासवर्ड इस्तेमाल करता है PASSW123, मतलब PASS जो है आपका P कैपिटल दे दिया, ASS दे दिया स्मॉल में, तो बड़ा अक्षरों में हो गया, छोटा अक्षरों में हो गया। उसके बाद @ एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, उसके बाद फिगर ले लिया 1 2 3। इसको जो है थोड़ा, ये है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब बड़ा कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, उसमें आपका डिजिट्स भी आ गया। इस टाइप का आप कितना भी बड़ा कॉम्बिनेशन ले सकता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और मालवेयर के बारे में आपने सुना होगा, मालवेयर। तो मालवेयर कुछ नहीं है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही मालवेयर बोलता है। उसका जो कई मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है आपको ज़रूरत नहीं है, उस सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं है। उस टाइप का जो सॉफ्टवेयर जो नेट में, नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आ जाता है, वो सब मालवेयर कहता है। तो इसको भी स्टॉप करने का तरीका वही है, इंटरनेट आप एंटीवायरस इस्तेमाल करें या एंटी मालवेयर प्रोग्राम। जैसे मेनली आप अपना कंप्यूटर का फायरवॉल और आपका एंटीवायरस को हर टाइम और ऑपरेटिंग सिस्टम हर टाइम अपडेट रखना जरूरी है। इन चीज़ों से बचने का एक मेन उपाधि है वो। अभी टॉर्जन हॉर्स, ईमेल वायरस कहते हैं इसको, टॉर्जन हॉर्स को। आपका मोबाइल में आप देखा होगा कि हर बार बेमतलब का जो है अपना ईमेल आते जाएगा, ईमेल आएगा, उसके अंदर ईमेल को आप खोले तो उसमें एक लिंक आएगा कि आपको इतना रुपया जो है प्रॉफिट मिलेगा, आप इस पर क्लिक करने से। आप क्लिक करके जाएगा तो आपका वो जो सॉफ्टवेयर है, जो टॉर्जन हॉर्स जो वायरस है, वो आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर का सारे जो है एक्टिविटीज़ डेस्टिनेशन में बैठ के वो कंट्रोल कर सकता है। ट्रस्टेड एंटीवायरस इस्तेमाल करना है और कंप्यूटर और आपका मोबाइल को अपडेट रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड क्रैकिंग है मेनली, हम नॉर्मली सुनता है कि पासवर्ड क्रैकिंग से ही आपका 90% क्राइम होता है। तो आपका पासवर्ड जब तक किसी को
आपका पासवर्ड क्या है करके कोई अगर आइडिया नहीं लगा पाएगा तो कभी भी आपका सिस्टम जो है ये अटैकर्स का हाथ में नहीं आएगा। तो मेनली जो है आप अपना सिस्टम जब इस्तेमाल करता है उस टाइम पर ये सोच के चलना चाहिए कि आपका कोई भी क्रेडेंशियल्स मतलब है यूज़र आईडी, पासवर्ड, आप जिस इंटरनेट पे काम करने वाला कंप्यूटर में ना रखें। आप अपने एक छोटा सा डायरी रखें, उस डायरी के अंदर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखें, क्रेडेंशियल जितना भी है। आप नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर मैं जिस डेस्क में बैठ कर काम कर रहा है उसमें एक मेरा पर्सनल फाइल बना दिया, उस पर्सनल फाइल में मेरा नेट बैंकिंग का, मेरा कार्ड का फ़ोटो, मेरा आइडेंटिटी कार्ड का फ़ोटो, मेरा पैन कार्ड का फ़ोटो, ये सब उसमें सेव करके रखा है। ज़रूरत पड़ने से ठक निकाल देंगे करके, लेकिन कभी नहीं करना है। कभी भी उस इंटरनेट से कनेक्टेड कोई कंप्यूटर के अंदर अपना पर्सनल डाटा, क्रेडेंशियल्स नहीं रखना है और इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रखना है। पासवर्ड को सिक्योर करने का तरीका हमने यही बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करें। और फिशिंग लिंक के बारे में फिशिंग पहले भी बोला था, ये एक तरीका है जो मेल के थ्रू आपने जनरली सुना होगा। हमारे मोबाइल में एक एसएमएस आ जाता है, एसएमएस में ये बताएगा कि आपको जो है 5 करोड़ रुपया या 5,000 पाउंड जो है आपको इंडियन मनी इतना रुपया आपको लॉटरी लगा है और आप उसको क्लेम करने के लिए इतना इस लिंक में क्लिक करें। इस टाइप का फ्रॉड केस को आप ध्यान रखना। कभी भी ऐसे यूआरएल जब आता है आपको ये नहीं पता कि ये किसने भेजा है, तो कभी भी उस लिंक पे क्लिक नहीं करना, फट से वो मैसेज डिलीट कर दो। जो अनजाने में उस लिंक में क्लिक कर दिया तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन लीक करने का सबसे ज़्यादा हम उनको परमिशन दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो अपने आप कर रहा है, आप परमिशन दे रहे हैं। क्लिक करने का मतलब आप खुद कर रहे हैं, आपसे करवा रहे हो, तो आप कर लिया तो आप उनको परमिशन दिया है। कभी भी जो ऐसे लिंक आ जाता है एसएमएस में या मेल में, उसमें क्लिक नहीं करना है। अभी ये विशिंग कॉल, तो आपके पास टेलीफोन में कॉल आ जाता है कि आपका जो है ये जो एक इंश्योरेंस एजेंट है या फिर आपका कोई बड़ा कंपनी का एग्जीक्यूटिव है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या बैंक से है, वो रिंग करके आ रहा है कि आपका जो है एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, आपका वैलिडिटी ख़त्म होने वाला है, आपका नाम यही है क्या? तो फट से हम बोल दिया हाँ है, मैं यही हूँ। तो आपका एसबीआई में जो आपका अकाउंट नंबर है क्या? अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसका फर्स्ट 4 फिगर यही है क्या? क्योंकि एसबीआई में अगर उनको ये पता चलता है आप किस स्टेट से बिलोंग करता है तो आपका अकाउंट उसी स्टेट में ही होगा। तो आपका अकाउंट नंबर का फर्स्ट का 4 लेटर जो है आसानी से वो बता पाएगा, क्योंकि हमारा जो एसटीडी कोड से हम स्टेट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। उस तरीके से अकाउंट नंबर का जो फर्स्ट 4 डिजिट या 3 डिजिट से हमें ये पता चलेगा ये बंदे का अकाउंट किस स्टेट में है। तो वो 4 फिगर बोल दिया तो हम गलती से समझेगा यार ये तो बैंक से ही बोल रहा होगा, तो बाकी जो बचा हुआ जो नंबर है वो हमारे से ही बुलवाएंगे और हमारा बोलेंगे उसका पीछे एक नंबर है वो भी बता दें, वो सीवीवी नंबर है, सबसे ज़्यादा सिक्योर एक कोड है, वो भी ले लेगा हमारे से। तो इस टाइप का कोई कॉल भी आ सकता है, वो उस कॉल भी जब तक आपका कार्ड का नंबर, उसका सीवीवी नंबर या आपका मोबाइल में आया वो ओटीपी किसी भी हालत में किसी आदमी को शेयर नहीं करना है। अगर किसी ने पूछता है तो क्लियर कट आप टेलीफोन काट देना या मना कर देना, उसमें कभी भी शेयर नहीं करना है। अभी ये सेम चीज़ ये सेलिंग प्लेटफॉर्म में भी है, ये सेम चीज़ जो है सेलिंग प्लेटफॉर्म में भी है कि आपको जो है सेलिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे आपका ऑनलाइन परचेज़ के लिए जो आप साइट्स इस्तेमाल करता है उसको पेमेंट के तौर पे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो उस टाइम आपसे बोलेंगे कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ये लिंक पे क्लिक करें आपको इतना पैसा मिलेगा। कभी भी आपने हमें पैसा अगर मेरा अकाउंट में आना है तो मेरा पिन कभी नहीं पूछेगा। आप उस लिंक में गलती से क्लिक भी कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका अकाउंट का पिन मांग रहा है तो समझ लेना मेरा अकाउंट में नहीं आ रहा है, मेरा अकाउंट से जा रहा है।
तो जब भी वो पिन का ऑप्शन आता है तो आप उसमें से क्विट कर लेना। ये है जो पहले हम बताया था कि हमें अनजाने में गलत जो एप्लीकेशन है, हम उस एप्लीकेशन के बारे में जान नहीं रहे कि इस एप्लीकेशन मेरा क्या इफेक्ट डालेगा, इस एप्लीकेशन से मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत आपको फ़ायदेमंद कोई कार्रवाई उस एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा होगा, लेकिन उसका बैक एंड में आपका सिस्टम का पूरा डाटा लीक करने का एक कोडिंग भी होगा। तो इसलिए जो अनजाने में और गलत, आपको जब तक कंफर्म नहीं है इस एप्लीकेशन के बारे में, तब तक कोई एप्लीकेशन आपका मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करना है या कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना है। एटीएम कार्ड स्किमिंग के बारे में आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़ों में भी सुना होगा। तो ये मशीन, एटीएम कार्ड का मशीन में कभी कैमरा लगाया हुआ आपने सुना होगा। कैमरा लगाने के बाद जो है आपको ये पता चल रहा है वो कार्ड का बाहर का नंबर, और आप कार्ड उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल्स वो कैमरे के थ्रू, वो एक अलग एक मॉड्यूल उसमें एटीएम में लगाया हुआ होता है। उस कार्ड के अंदर जो है ना, आपका कार्ड के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन उसमें चला गया, लेकिन आपको ज़रूरत उधर क्या है, आपका पिन नंबर। और पिन नंबर जानने के लिए क्या करेगा, जिस बंदे ये फ्रॉडगिरी करना है वो आपका पीछे ही लगे रहेगा। आप जब एटीएम में आएगा तो आपका पीछे ही वो खड़ा होगा, आपसे एक स्टेप आगे होगा। आप पैसा लेने से पहले वो कार्ड इंसर्ट किया होगा, इंसर्ट करके ट्रांजैक्शन फेल करके वो थोड़ा पीछे आ जाएगा। उस टाइम हमने भी ये सोचेगा कि उस बंदे को दोबारा उसमें एटीएम में काम है, तो हम सीधा अपना एटीएम लगाएंगे, पैसा निकालेंगे। लेकिन एक्चुअली वो उनका इंटेंशन वो नहीं है, वो पीछे खड़े खड़े ये देख रहे कि आप उसमें पिन क्या डाल रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन, हम कभी सपोर्ट के लिए जो है कई जगह पर कस्टमर केयर को रिंग करके उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो, तो मैं इधर ही बैठे बैठे जो है आपका कंप्यूटर को ठीक कर लेता हूँ। तो जब तक आपका जानकार आदमी नहीं है, आपका कोई जेन्युइन कस्टमर केयर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तब तक उनको ये शेयर नहीं करना चाहिए। सर्च इंजन के थ्रू, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये भी बता के आज का सेशन हम क्लोज करेंगे। ये क्या है कि अभी हम कोई भी एक कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, हम सीधा गूगल में गया, HP कस्टमर केयर मारा, तो HP कस्टमर केयर मारते ही नीचे 4-5 नंबर आ गया, हमने सीधा उस नंबर पे डायल कर दिया। या SBI का जो है कस्टमर केयर, उसमें 4-5 नंबर आ गया, मैं उसमें एक में डायल कर दिया, तो हो सकता है कि वो सब जो ये फ्रॉडर्स है उनका नंबर होगा, वो सीधा उनके पास ही जा रहा है। तो एक तो हम उनको रिंग करके जा रहे हैं, रिंग करके हम गया उनके पास रिंग करके, तो वो जो पूछेगा वो सारे हम बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने रिंग करके गया है। तो हम अपना जो है कई चीज़ें, वो पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कार्ड का नंबर क्या है, आपका CVV क्या है, वो सारे हम बताते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास है। तो कभी भी ऐसे केस में कस्टमर केयर का नंबर लेना है तो उनका खुद का साइट में जाना, SBI का साइट में जाना, उसका राइट साइड कॉर्नर में जो है कॉन्टैक्ट अस करके एक ऑप्शन है। हर साइट में, जेन्युइन साइट का सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट अस है, कभी भी उसी के अंदर से ही टेलीफोन नंबर लेके रिंग करना है। तो आज के इस विषय में साइबर सिक्योरिटी के बारे में सर ने पूरी जानकारी बड़े ही विस्तार से दी, और आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप दर्शकों की तरफ से मैं सर का धन्यवाद देता हूं। और जो कोई भी दर्शक इस प्रोग्राम को नहीं देख सका हो, तो आप सभी लोग उनको बताएं इसके बारे में। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में उत्साह बनाए रखें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम स्टूडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार। पर्वत है